Hello everyone, welcome back in the series of Preparation Strategy by Supergrads और मैं आपका मेंटर राघवेंद्र द्विवेदी। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू डील विद लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन इन आईपीएम रोहतक 2022। बेसिकली ये पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। आने वाले 8 to 10 मिनट्स हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड टू एंड किन बातों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि हमें पूरे पूरे नंबर मिल पाए आईपीएम रोहतक 2022 में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। समझते हैं। सबसे पहला कि जैसा कि आपको पता होगा कि पेपर पैटर्न 120 क्वेश्चन का रहता है। 40 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। 40 क्वेश्चन हमारे लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से भी आते हैं और माइनस मार्किंग 1/4 रहता है। करेक्ट आंसर अगर करोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट करोगे तो 1 नंबर आपका माइनस कर लिया जाएगा। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे तो न मिलेगा ना आपको देना पड़ेगा माइनस में। ठीक है, फंडा क्लियर है, 0 रहेगा उसका। ठीक है, कुल मिला के हमें जो ओवरऑल पेपर स्ट्रक्चर है कि 120 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स, 40 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो आने वाला जो पेपर हमारा होगा 2022 का, वो कहीं ना कहीं हम आईपीएम रोहतक 2021 से रिलेट करके देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2020 में भी इसी पैटर्न पे पूछा था बट क्वेश्चन काउंट कम थे। 2019 में भी इन्हीं टॉपिक के अराउंड क्वेश्चंस थे। तो ये जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन टॉपिक की और उनसे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि 21 में पूछे गए हैं रोहतक में, ये कंप्लीट आपका एक माइंडसेट क्लियर कर देगा कि भाई हमें किन टॉपिक को कितना ध्यान देना है, किन टॉपिक को पढ़ना है। एक जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आईपीएम रोहतक में लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से ऑलमोस्ट हर टॉपिक पूछ लिया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस का डेटा है। बेसिकली अलग अलग टॉपिक से अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात करूं वो है सिलोजिज्म, है ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ये पूरा डेटा कहीं ना कहीं जो हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आईपीएम रोहतक 2021 लिखा था, उन स्टूडेंट से हमने पूरा डेटा लेके आप लोगों के साथ शेयर किया है। सीरीज से आप देख पा रहे हैं 3 क्वेश्चंस थे, है ना। डायरेक्शन से, डेटा सफिशिएंसी से 5 क्वेश्चंस, है ना। ये कुछ टॉपिक जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा रेगुलर रहने वाले हैं। जैसे कि डेटा अरेंजमेंट से, है ना, 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे बट सेट में नहीं थे, इंडिविजुअल क्वेश्चंस थे। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट से था, लीनियर अरेंजमेंट से, क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट से। ये कहीं ना कहीं सिंगल सिंगल क्वेश्चंस थे। जनरली होता क्या है, डेटा अरेंजमेंट में सेट आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन ऑन अ सेट, बट यहाँ पे इंडिविजुअल आए थे इस बार। ठीक है, तो ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है कि आए थे, हर साल आते हैं, है ना। बाकी की जो मिसलेनियस टॉपिक हैं जैसे ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग हो गया, यहाँ से दो तीन हमेशा पूछे ही जाते हैं। बट हाँ, जैसे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये क्रिटिकल रीजनिंग का टॉपिक है, यहाँ से आपको दो क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, है ना। और इनइक्वालिटीज, मिसिंग नंबर, ये सब अदर टॉपिक से भी कुछ एक चीजें थी। मतलब हर चीज आप देख पा रहे हैं। रैंकिंग, डायरेक्शन, डाइसिस, एनालॉजी, सेट थ्योरी का भी क्वेश्चन आया था, है ना। दिस इज अ सरप्राइजिंग फैक्टर, है ना। सेट थ्योरी का एक क्वेश्चन बताया था बच्चों ने कि भाई आया है। ये सब चीजें हमें प्रिपेयर करना है। ये पूरा लिस्ट आप दिमाग में बिठा लेना, इसको कहीं नोट भी कर लेना। आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि नोट कर लेना इसको, है ना। इसी के अराउंड हम ज्यादा प्रिपरेशन रखें, बेटर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब चीजों को नहीं पढ़ना है, बाकी सब चीजों को पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि किसी साल में पूछ लिए जाए तो अगले साल हो सकता है ना पूछे जाए, है ना। मतलब पढ़ना हमें हर चीज है। ये टॉपिक ऐसे हैं जो मैं खुद देख पा रहा हूँ कि 2020 में भी आए थे, 2019 में भी इन्हीं टॉपिक के अराउंड क्वेश्चन आए थे। तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखें, ये मेरा सजेशन है आप सभी के लिए। ठीक है, अगली स्लाइड पे हम लोग ओवरऑल सिलेबस डिस्कस करेंगे जहां से आईपीएम रोहतक में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखो, आपको पता है कि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, एक एनालिटिकल रीजनिंग, एक क्रिटिकल रीजनिंग और एक फिगर बेस्ड, जिसको हम विजुअल रीजनिंग बोलते हैं और नॉन वर्बल रीजनिंग भी बोलते हैं। तो विजुअल रीजनिंग बोल दो या नॉन वर्बल रीजनिंग बोल दो, एक ही बात है। तो 3 पार्ट हैं, एनालिटिकल, क्रिटिकल और विजुअल रीजनिंग। इन तीनों में से आता है क्रिटिकल रीजनिंग। और जो विजुअल रीजनिंग है, यहां से आप दोनों को मिला के भी देखें तो 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक देखने मिल सकते हैं। बट जो मेजर पार्ट है
जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। तो ओवरऑल जो टॉपिक आपने प्रीवियस स्लाइड पे देखे, जो कि एक्चुअल आईपीएम रोहतक 2021 में पूछे गए टॉपिक का काउंट क्वेश्चन का भी दिया था उससे रिलेटेड, वो सब चीजें आप यहाँ पे कहीं ना कहीं देख सकते हैं, है ना। मिसिंग नंबर और सेट थ्योरी यहाँ पर पूछ लिया था, तो कहीं ना कहीं ये सब टॉपिक देख पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो लिस्टेड हैं यहाँ पे। इसको आप पॉज करके आराम से बाद में देख लीजिएगा और इनको नोट भी कर लेना कि किन किन चीजों को हमें प्रिपेयर करना है। मैं एक एक टॉपिक का नाम नहीं ले रहा हूँ, दिस इज विजिबल टू यू ऑल। एंड ये सब टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आएंगे, है ना। तो इनको तैयार बहुत अच्छे से करना है। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह से क्रिटिकल रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग में, सॉरी, विजुअल रीजनिंग है। विजुअल रीजनिंग में कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जो आईपीएम रोहतक के लिए इंपॉर्टेंट है। वो है मिरर इमेज, वाटर इमेज, है ना। एंड इन्हीं से रिलेटेड है पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग। ठीक है, सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से जनरली वो क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछेगा, फिगर सीरीज, फिगर एनालॉजी एंड फिगर क्लासिफिकेशन, यहां से क्वेश्चन आएगा। बाकी सब से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट यहां से क्वेश्चन इन्होंने जनरली पूछे हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो ये बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। आने तो बाकी सब टॉपिक भी चाहिए, क्योंकि अगले साल पता नहीं वो किस टॉपिक से पूछ दे। हमें प्रिपेयर तो सब चीजें रखनी है, बट हाँ, प्रीवियस ईयर के डेटा के बेस पर हम जिसको इंपॉर्टेंट वर्ड से नवाज रहे हैं, वो ये है मिरर इमेज, वाटर इमेज और फिगर सीरीज, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। दीज आर 4 to 5 चैप्टर्स जिनको बहुत स्ट्रांगली आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। ठीक है, और जो एनालिटिकल रीजनिंग में टॉपिक मुझे बताने थे जो कि आपको 100% प्रैक्टिस करके रखनी है, वो है स्लॉजिज्म, डेटा अरेंजमेंट्स। ऑलमोस्ट ये टॉपिक मैंने उसी ऑर्डर में लिख रखे हैं जिस ऑर्डर में अगर कहा जाए कि ये सब इंपॉर्टेंट है, नो डाउट ये सब इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं किसको छोड़ूं? किसी को नहीं छोड़ सकते। एक दो सबसे आते हैं। जनरली जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं जहां से क्वेश्चन, वो है स्लॉजिज्म, वो है डेटा सफिशिएंसी, है ना। ये बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक ना कहें इसको, क्वेश्चन पूछने का तरीका है बेसिकली ये। और डेटा सफिशिएंसी में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। हाउ टू मार्क करेक्ट आंसर, वो अपने आप में एक चैलेंजिंग प्रोसेस होती है। कई बार बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ये ठीक से सीखना रहेगा, है ना। क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी पे आना मजाक नहीं होता है। बहुत बहुत बड़ा काउंट होता है 5 to 6, है ना। और उसमें एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी जितना टॉपिक आप देख पा रहे हैं, है ना, बाकी जो राइट साइड में मैंने लिख रखे हैं टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं करना कि ये साइड में लिखे हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनसे भी क्वेश्चन आए हैं, आ सकते हैं सब्सिक्वेंट ईयर्स में। बट जो लेफ्ट में मैंने जिन टॉपिक की लिस्ट बना के रखी है, हर साल वहां से आपको क्वेश्चन देखने मिले हैं और मिलेंगे, है ना। तो इनको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना रहेगा आपको, पक्का? ठीक है, ग्रेट। अब हम क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में भी बात करते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग में कितनी सारी चीजें हैं। जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेटमेंट बेस्ड और एक होता है पैराग्राफ बेस्ड। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड से रिलेटेड ये पूरे टॉपिक है, एंड पैराग्राफ का मैंने अलग लिख रखा है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग आपके आईपीएम रोहतक में ज्यादातर पूछी जाएगी। पैराग्राफ पूछने के चांस कम होते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, कम होते हैं, बट अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग के आते हैं। ठीक है, और उनमें भी स्टेटमेंट अजम्पशन से रिलेटेड और स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस होते हैं। बाकी आपको पढ़ना तो ये सब है। इज दैट ओके? तो ये क्रिटिकल रीजनिंग बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड होती है, और ये अपने आप में इजी होती है। इसके क्वेश्चन को मार्क करना अपने आप में बहुत इजी होता है। बहुत ज्यादा इसमें बोलते हैं मैथ्स वैथ्स कुछ नहीं लगता है। सिंपल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, सो आसानी से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मतलब हर चीज डुएबल होती है। आईपीएम रोहतक की अपने आप में ये ब्यूटी है कि कोई भी चीज उतनी डिफिकल्ट नहीं आती कि बच्चा उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। मतलब जब आप 40 क्वेश्चंस देखोगे ना, तो आप उस टाइम में खुद कंफ्यूज हो गए, यार हम कौन सा छोड़ें कौन सा करें टाइप। मतलब सब क्वेश्चन डुएबल दिखेंगे।
बट उनमें भी आपको सिलेक्ट करना है कि सबसे पहले हम किन क्वेश्चन को सॉल्व करें और क्या ऑर्डर होना चाहिए, सो दैट हम कम टाइम में ज्यादा कवर करने के बाद जो लास्ट में हमारा टाइम बचता है, थोड़े से जो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं या थोड़े से जो टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं या रादर मीडियम और कुछ क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट लगे तो उन पे हम प्रॉपर टाइम दे पाए सेक्शन में। ठीक है, हमारा टारगेट बड़ा क्लियर होना चाहिए, हमें 40 आउट ऑफ 40 लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से अटेम्प्ट करने हैं और सॉल्व करके टिक करने हैं, ये हमारा पर्पज होना चाहिए। और आपको विश्वास के साथ बता सकता हूं ये कि ये डुएबल है। 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाना लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में, ये कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप इसको अंदाजा लगा भी सकते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं कि सर चीजें कहाँ से पढ़नी है एग्जैक्टली है ना। तो ये स्टार्टिंग में मैंने अगर लिख रखी हैं दो चीजें, तो ये कहीं ना कहीं मैं अपने अपनी बात को ध्यान में रखते हुए लिख रहा हूँ, क्योंकि सुपर ग्रेड्स में अगर कोई बच्चा क्लास ले रहा है या इनफैक्ट कहीं भी कोई भी पढ़ रहा है और उसको अपने टीचर के क्लास नोट्स जरूर पढ़ने चाहिए, जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ मटेरियल है, क्लास नोट्स ऑफ द टीचर है ना। जो भी आप सीखते हैं पढ़ते हैं वो सब चीज है ना। दूसरा है, जो सुपर ग्रेड्स आपको मटेरियल दे रहा है ये मटेरियल बड़ा एग्जॉस्टिव है, मतलब हर चीज आपको यहाँ से मिलेगी। कहीं भी ऐसी चीज नहीं है जो आईपीएम रोहतक में ना पूछी जाए, मतलब आईपीएम रोहतक में जो चीज आएगी आपको सब चीज यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कोई अगर सुपर ग्रेड का स्टूडेंट नहीं है और पढ़ना चाह रहा है तो ठीक है, उसके लिए मैंने एक रेफरेंस बुक भी लिख रखी है यहाँ पे, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। काफी स्टैंडर्ड बुक है और इसको आप परचेज करके यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रखना नाम मैंने क्या बताया, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इसके अलग अलग पार्ट आते हैं, दैट्स वाई ये कंप्लीट मैंने आपको नाम दे दिया है, ये आपको काफी हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ मटेरियल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, क्या पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं एक्चुअल, जिसके लिए बोलते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और क्योंकि देखो, जो लिस्ट ऑफ टॉपिक हैं वो वेबसाइट पे दिख जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और बुक्स वगैरह भी मिल जाती हैं। एक्चुअल अगर इस सेशन की पूरी कोर पार्ट की हम बात करें तो वो अब स्टार्ट होता है। इन सब चीजों का बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि इसमें लिख रहे हैं कि हाउ टू स्टडी लॉजिकल रीजनिंग फॉर आईपीएम रोहतक 2022। तो इसमें हमारा जो रेगुलर प्रैक्टिस रूटीन क्या होना चाहिए और किस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट करें, बच्चों का जनरली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ पॉइंट्स, जैसा देख पा रहे हैं आपकी लर्निंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। भाई, कोई भी टॉपिक अगर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो ऑब्वियस है फिर बचता है हमारा स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करना। बट उसके लिए पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है हमारे टॉपिक पे कॉन्सेप्चुअल पकड़ होनी चाहिए। भाई कॉन्सेप्चुअली वो आना चाहिए हमें, है ना। स्पीड और एक्यूरेसी वो बात की बात है, वो आ जाएगी प्रैक्टिस करने से। ठीक है, अच्छा, जब रिवीजन आप प्रॉपर करेंगे तो आप अप टू डेट रहेंगे। मतलब मॉक टेस्ट देंगे जब, वो मॉक टेस्ट में और स्पीड और एक्यूरेसी अचीव करने के लिए हम रिवीजन का सहारा लेते हैं। तो एक तो होता है कि हम टॉपिक सीख रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और एक बात होती है कि हम जितने टॉपिक प्रीवियस टाइम में सीख चुके हैं उनको सही से प्रैक्टिस करते रहना। तो रेगुलर रूटीन होना चाहिए आपका रिवीजन करने का। ठीक है, तो जनरली एक वीक में अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक वीक में कुछ ऐसा फिक्स करो कि भाई हमें जितने भी पुराने टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग वो हमारे रिवाइज होते जाएं। तो एक वीक में कोई भी एक दिन या दो दिन ऐसे आप फिक्स कर सकते हैं कि भाई ये हमारे रिवीजन डेज हैं, हम पूरे टॉपिक इनको खत्म करेंगे। ठीक है, जिस दिन हमारी रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं उस दिन आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा बच्चों के दिमाग में जो फितूर रहता है ना, वो ये होता क्या एग्जैक्टली हमें लगता है कि हमें चीजें आती हैं, है ना। तो मैंने वो लिख भी रखा है, लगता है कि आता है, बट एक्चुअली आता है और लगता है कि आता है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एक्चुअली आता है वो कब, जब आप पेन पेपर उठा के सॉल्व करते हैं और सॉल्व हो जाते हैं विद इन टाइम क्वेश्चन सही से, तब एक्चुअली आपको आता है। और जब तक हम पेन पेपर पे नहीं जाते हैं, हमें बस एक फील होता है कि चीजें हमें आती हैं। लॉजिकल रीजनिंग में ये बहुत ज्यादा आपको देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं
जो आपने एक बार टच कर लिया वो आपको ऐसा लगता रहेगा कि यार वो आते हैं, और जब आप मॉक टेस्ट में वाकई में उनमें अपियर होंगे, मॉक्स में जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस की, तो आपका पेन सही से पता चला चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, आप भूल सकते हैं, है ना। सो मेक श्योर कि लगता है कि आता है और तुम्हें एक्चुअली आता है, उसमें तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारा सिलेक्शन कब होगा? जब तुम्हें चीजें एक्चुअली आएंगी। लगता है कि आता है, उससे नहीं होगा सिलेक्शन, मेक श्योर। ठीक है, ओके। सीधी सी बात, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे obvious है हमारी टॉपिक पे पकड़ उतनी होगी, और पकड़ के अलावा हम कम टाइम में एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्व करना सीख पाएंगे। सो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट, सिंपली। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, भाई कितना पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कितना पढ़ें सर। तो जनरली हम एलआर सेक्शन की बात कर रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे इन अ डे बहुत होता है, अगर ध्यान से और मन लगा के पढ़ेंगे, है ना। दत्तचित्त होकर पढ़ने की जो बात होती है ना, अगर इतना पढ़ेंगे तो डेफिनेट है पर्याप्त होगा, इससे बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और 3 to 4 डेज भी दे दो चलेगा। और अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लानी है अपनी प्रिपरेशन में, तो 4 to 5 डेज दे सकते हो आप, वो बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैंने लिख रखा है 4 to 5 डेज इन अ वीक। और हर दिन की अगर टाइम की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 घंटे आप दे दो, आपका काम आराम से हो जाएगा, इसमें रिवीजन भी आपका होता चला जाएगा, और आपका जो रेगुलर टॉपिक का प्रिपरेशन है वो भी होता चला जाएगा। जितना नए टॉपिक को सीखना इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही पुराने टॉपिक को रिवाइज करना। सो कुछ ऐसा प्लान जरूर बनाना कि नए टॉपिक तो हमारे सीखना कवर करना जरूरी है ही, वीक में 1 या 2 दिन ऐसा खुद से फिक्स कर लेना कि ये हमारे सिर्फ रिवीजन डेज हैं, इनमें हमें रिवीजन ही करना। अब वो चाहे मैथ्स भी हो सकता है, एलआर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एलआर का तो ऑब्वियस है करना ही करना है, दिस इज एप्लीकेबल टू मैथ्स एज वेल। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट और डेली रूटीन हमारा क्या हो उसके बारे में। नाउ मैं कुछ चीजें आपको अब एक्चुअल प्रिपरेशन में जो आपकी हेल्प करते हैं वो है मॉक्स, है ना। कि आपने बहुत सारा पढ़ लिया, अपने एंड पे आपको फील गुड हो रहा है कि यार मैंने पढ़ लिया, मेरे को टॉपिक आते भी हैं, सब चीज बढ़िया है। अब वो एक्चुअल आपका परफॉर्मेंस दिखेगा मॉक में, कि आपने जो सीखा है, जो प्रैक्टिस किया है, वो मतलब सीधे शब्दों में कहें कि आप कितने पानी में है, उसको दिखाने के लिए आपको देना पड़ेगा मॉक, है ना। और मॉक में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। किसी भी मॉक में जब आप अपियर हो रहे हैं, मैं अभी एलआर सेक्शन के लिए बात कर रहा हूं, ये ऑलमोस्ट हर सेक्शन के लिए एप्लीकेबल रहता है, मैं एलआर को फोकस करके बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जब भी आप मॉक में अपियर होते हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन, एलआर में 40 क्वेश्चन आते हैं, पूरे 40 क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि 3 फेज में होंगे, आपके अकॉर्डिंग भी और होते भी हैं। इजी क्वेश्चन, मीडियम लेवल के क्वेश्चन, और जिनकी डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, या टाइम कंज्यूमिंग, या कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, या कुछ अननोन टाइप के क्वेश्चन आ गए, मतलब ये थर्ड कैटेगरी है, इजी, मीडियम, और कुछ अननोन टाइप या डिफिकल्ट क्वेश्चन, या फिर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, ये अलग लेवल का कैटेगरी है। तो 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया है, मोटे तौर पे देखें, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा होता है कि जब मॉक हम दे रहे हैं तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फर्स्ट से लेके 40 तक जो एलआर के क्वेश्चन हैं, हम एक बार में एक लाइन से सॉल्व नहीं, हम क्या करें, उनमें चूज करें। मान फर्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट पड़ गया, हम उसको छोड़ दें। सेकंड क्वेश्चन आया, वो इजी था, हम उसको सॉल्व कर लें। सपोज थर्ड क्वेश्चन है वो मीडियम लेवल की डिफिकल्टी में है, हम अभी स्किप कर दें उसको। ठीक है, सबसे पहला टारगेट जो हमारा रहेगा, जितने भी क्वेश्चन इजी लेवल के हैं उनको सॉल्व करना, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। इजी किसको हम बोल रहे हैं, देखते से ही जिनको आपको अंदर से 100% कॉन्फिडेंस है, यार ये बन ही जाएगा, 100% बन जाएगा, विद इन टाइम बन जाएगा, उनको बोल रहे हैं इजी। जिसकी गट फीलिंग क्या है, यार ये तो अटेम्प्ट करने की देर है, बस पेन चलाने की देर है, खत्म क्वेश्चन। ये है इजी क्वेश्चंस, और इनको ढूंढ के 1 से लेके 40 तक आपको पूरे सॉल्व करने हैं। अंडरस्टैंड। फिर क्या करना है भाई, हमारे इजी जितने भी होंगे, 10, 12, 15, 18 जितने भी क्वेश्चन इजी हैं हमारे खत्म हो गए। अब हम सेकंड राउंड करेंगे स्टार्टिंग से, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक,
LR सेक्शन में क्वेश्चन 1 से 40 तक हम फिर से दोबारा से स्कैन करेंगे और क्या करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन है उनको ढूंढें और सॉल्व करें। अब ये हमें सीखना पड़ेगा कि कौन से इजी है, कौन से मीडियम है, कौन से डिफिकल्ट है। ऑब्वियस है जब हम साल भर मेहनत करते हैं तो हमें ये समझ में आने लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन इजी है, किस टाइप के डिफिकल्ट है, ये सब हमें समझ में आने लगता है। उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को स्किप करना है। ध्यान देना, सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही एक इररिलेवेंट और डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को छोड़ना भी इंपॉर्टेंट होता है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट किसी अलदे भलदे गंदे क्वेश्चन को छोड़ना भी होता है जो हमारा टाइम खराब कर दें, जो स्पीड ब्रेकर होते हैं जनरली, उनको पहचानना हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसी कारण से ये प्रोसेस हम आपको समझा रहे हैं कि जितने भी हैं इजी ढूंढ के सॉल्व कर दो, फिर सेकंड राउंड करो, उसमें जितने भी मीडियम लेवल के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर दो, फिर टाइम बचा के रखना है। एंड जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं उन क्वेश्चन में भी मान लो 5-6 क्वेश्चन ऐसे निकल के आए जो डिफिकल्ट हैं, उनमें फिर से सिलेक्शन आपका क्विक सिलेक्शन ये होना चाहिए। अब सब डिफिकल्ट डिफिकल्ट है तो जो कम डिफिकल्ट है वो कौन है, उसको उस ऑर्डर में फिर से सॉल्व करना है। इस स्टाइल में आप जाओगे ना तो आपका सेक्शनल टाइम जितना भी आपने डिसाइड किया है कि भाई इतना टाइम मैं देने वाला हूं, है ना, उस टाइम में आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे इफेक्टिवली। मतलब अगर कुछ क्वेश्चन छूट भी जाएगा ना तो आपको रिग्रेट फील नहीं होगा कि यार ये भी क्वेश्चन बना सकते थे, अरे यार ये बाई मिस्टेक छूट गया, ये फील नहीं होगा। और जैसे ही इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को आपने फॉलो किया, मॉक में जो अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ इसको जैसे आपने फॉलो किया, आपका बहुत अच्छा स्कोर मॉक में आने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या मैं अभी बता रहा था, हाउ टू अपियर इन मॉक्स। ठीक है, LR सेक्शन के लिए मैंने बता दिया है, जस्ट एप्लीकेबल फॉर अदर सेक्शन एज वेल। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट स्लाइड पे, मॉक एनालिसिस। आपने जहां से भी टेस्ट सीरीज ले रखी है, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप सुपर ग्रेड्स की टेस्ट सीरीज लें जो कि टॉप रैंकर्स पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट रहेंगे और काफी अच्छा उनका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन, वेल डन, मतलब यू कैन चेक, है ना। मॉक एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। मॉक आपने दिया, आपका जो भी रिजल्ट आता है, जो भी स्कोर बना, है ना कहीं क्या होगा, जैसे आप LR सेक्शन की बात कर रहे हैं, आपने 1 से लेके 40 क्वेश्चन तक सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चन छूट भी गए, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, है ना। क्या हुआ, 3 तरह के रिजल्ट आ सकते हैं कि आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, उनमें से सही हुए, कुछ गलत हो गए और कुछ छूट गए थे। 3 टाइप के बनते हैं हमारे। तो अब करना क्या एग्जैक्टली exactly? मतलब मॉक एनालिसिस कैसे करें ये इंपॉर्टेंट होता है। तो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इसके अराउंड आपको मॉक एनालिसिस करना चाहिए। सबसे पहले कि जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं, है ना, उनको एनालिसिस करो क्यों रॉन्ग हुए। एंड आपकी मॉक एनालिसिस डायरी बननी चाहिए और उनमें उन पॉइंट्स को आप लिखते चलें जो मेजर पॉइंट्स हैं, जहां पर जिस टाइप की गलती करी है, वो भले सिली मिस्टेक हो, भले छोटा सा पॉइंट हो, बट उसको नोट करो कि यार इस तरह की गलती हमने करी है। मतलब बहुत कथा कहानी मत लिखो मॉक एनालिसिस डायरी में, है ना। एक कॉपी बना लेना कोई भी जिसको आप नाम दे देना मॉक एनालिसिस डायरी, है ना। उसमें क्या करना, मॉक नंबर और उसमें किस तरह की गलतियां की हैं, क्या स्कोर बना, है ना, इस तरह से लिखते चले जाना। सो दिस विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट मॉक। जब भी आप नेक्स्ट मॉक में जाओगे, प्रीवियस मॉक की जो भी गलतियां हैं, जो भी आउटकम्स हैं, जो भी टेक अवेज हैं, उनको लेके आप अप्लाई करोगे अगले मॉक में। हो सकता है कि जो आपने प्रीवियस मॉक में गलती करी है वो अगले मॉक में ना हो, और इसके भी चांस बनेंगे कि अगले मॉक में हो सकता है कुछ अलग टाइप के मिस्टेक्स भी आप करो, है ना। तो उनको अलग लिस्ट कर देना। ऐसा करते करते जब आप और भी मॉक्स देते चले जाओगे तो आपको ओवरऑल क्या मिलेगा भाई, आपकी मिस्टेक्स रिड्यूस होती चली जाएंगी। कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक देखोगे ऑलमोस्ट वो हर मॉक में आप कर ही रहे होगे, तो उन पे विशेष ध्यान देना रहेगा। तो कुल मिला के मॉक एनालिसिस अगर कहें तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ना, क्योंकि यहीं से आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आता है और यहीं से एक्चुअल आपकी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको एनालिसिस करो, क्या कारण है, क्यों गलत हुए, है ना, उनके कारण को जाओ।
हो सकता है कि हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं आता हो, हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और इस कारण से गलत हो गया। हो सकता है सिली मिस्टेक हो गई हो, कुछ पूछ रहा था हमने कुछ कर दिया, ऑप्शन कुछ टिक कर दिया। मतलब अलग अलग तरह के जो मिस्टेक हैं वो हो सकते हैं, तो उनको नोट करो प्रॉपर, है ना। और एनालाइज करो भाई, रॉन्ग हुआ था तो फाइनल उसको लर्न कर लो कि भाई कैसे सॉल्व हुआ है, क्या है, फाइनल उसको कंप्लीट कर लो कि भाई समझ में आना चाहिए, है ना। और समझ में नहीं आता है तो रिस्पेक्टिव फैकल्टी से उसके डाउट पूछ लो आप, ठीक है। बात करते हैं अब दूसरा, कि जो आपने मॉक अटेम्प्ट करते टाइम छोड़ दिए थे क्वेश्चन। भाई 1 से लेके 40 अगर आप एलआर सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने सॉल्व कर लिए, कुछ गलत होंगे और कुछ छोड़ दिए होंगे। तो जो गलत हुए थे उनको तो आपने एनालिसिस कर लिए सबसे पहले, जो छोड़ दिए थे अब उनको सॉल्व करो। भाई टाइम के चक्कर में अपन उनको मॉक देते टाइम नहीं सॉल्व कर पाए, अब उनको सॉल्व कर लो, उनको प्रॉपर सॉल्व करो, है ना। और उनके जो भी रिजल्ट्स हैं करेक्ट आंसर वगैरह चेक करके भाई उनको भी आप सॉल्व करके चेक कर लो कि भाई बन रहा है नहीं बन रहा है, एक एक क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा आता है कि जो क्वेश्चन आपने करेक्ट कर लिए थे मॉक देते टाइम, है ना, उनको दोबारा से सॉल्व करो। क्यों करना है सर ये काम? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी क्वेश्चन को आप मॉक में टिक कर दिए, सही हो गया, बट हो सकता है जब हम रिलैक्स माइंड में बैठ के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो कोई दूसरा मेथड भी हमारे दिमाग में आ जाए, हम उससे और फास्ट तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मॉक में क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं उनको दोबारा से सॉल्व करने से ये फायदा मिलेगा। तो ओवरऑल मॉक एनालिसिस 3 फेज में करना है। पहला फेज क्या होगा? रॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है, उसकी गलतियां निकाल ली है भाई क्यों गलत हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे मॉक में, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, ऐसा क्या था उन क्वेश्चंस में कि जो अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, उनको मॉक एनालिसिस डायरी में नोट करना है, ठीक है। तीसरा, जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व दोबारा से करें, जस्ट फॉर कि कुछ और नई मेथड्स आपको सीखने मिले, ठीक है। और ये पक्का भी हो जाएगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस में अपन कंफर्टेबल है। तो ओवरऑल एंड टू एंड मॉक एनालिसिस पे हमने आपको बात बताई, ठीक है। आई होप इन सब चीजों में आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्या टॉपिक्स आते हैं और मॉक एनालिसिस कैसे होना चाहिए, मैंने अपने तरफ से काफी सारी चीजें बताने की आपको कोशिश करी है। आई होप कि ये पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी है वो आपके सफलता में सहयोग करेगी आपको। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस की पूरा वीडियो देखा। एंड लाइक जरूर करना, और कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं सो आपको स्क्रीन पे ये कॉन्टेक्ट नंबर आप देख पा रहे हैं, कॉन्टेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग बैचेज, रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।